हाँ, तो पोइट्री सेक्शन के अपने 2 कैप्सूल बनाए हैं, ठीक है। एक तो जो अभी आपको कैप्सूल मिल गया, मैंने जानबूझ के थोड़ा इसको 2 कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया। इसको इसलिए किया है कि मतलब जो जितने छोटे कैप्सूल बनेंगे तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉमिस करके आपने, और आज का आज याद करना, इस प्रॉमिस को मत भूल जाना, ठीक है। हमेशा ज़िंदगी में कुछ भी करो, प्रॉमिस हमेशा निभाना, ठीक है, ये मेरा कहना है। और आज जैसा कि आप मॉर्निंग में डेली 4 बजे उठ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब कसम खा लो, आज 1 फरवरी भी है, और 1 फरवरी से लेके जब तक पूरे मार्च तक एग्ज़ाम चलेंगे ना, तो ये 2 महीने मतलब मुश्किल से 60 दिन आपके दिन मतलब हैं, 60 दिन कसम खा लेनी है कि फिक्स 4 बजे उठोगे, और जो भी क्लास अगर है तो उस दिन पढ़ोगे, वरना अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे। जब तक ये 7-8 दिन की क्लासेस हो रही, जब तक हो जाएगी, उसके बाद में हिंदी भी, मतलब हर चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन पूरी जान लगा देना, नींद आंखों में मत आने देना, हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आप भी समझते हो। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं? मैं इतना आपके बारे में सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ कि आज ये करें, आज ये करें, तो आपको उससे डबल करना है, उससे डबल करना है। परसेंटेज जब बनेंगे, मैं कह रहा हूँ ये अभी की थोड़ी दिन 60 दिन की जो तपस्या है, ये 60 दिन की तपस्या आपको बहुत आगे ले जाएगी। कैसे कि आपके अगर 95 प्लस बन जाते हैं, आपके 90 बन जाते हैं, 85 भी बन जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ सच, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 12th के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कॉलेज का मिलना, अच्छा कॉलेज का मिलना। अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है, फिर प्राइवेट कॉलेजों में जाओगे, भयंकर तरीके से फीस है और अच्छा लेवल भी नहीं है। जो मज़ा सरकारी कॉलेजों में है, जैसे कि साइंस वाले महाराजा कॉलेज में जाओगे, महारानी कॉलेज में गर्ल्स जाएगी, या कॉमर्स कॉलेज में जाओगे, या राजस्थान कॉलेज में जाओगे, ये तो मैं जयपुर की बता रहा हूँ। वैसे ही जहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी में जाओगे, अलग अलग अपने अपने जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय हैं, क्या ज़बरदस्त विश्वविद्यालय होते हैं, क्या यूनिवर्सिटियाँ होती है, लेकिन और परसेंटेज चाहिए। इसलिए परसेंटेज चाहिए तो इन कैप्सूल को बड़े ढंग से ले लो, रगड़ाई कर दो अच्छे से। जितनी ज़्यादा रगड़ाई करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा। और ये रियलिटी है, लिख याद करो, लेकिन प्रॉमिस करो कि पहले ये करेंगे, ये हो जाएंगे तो फिर कुछ नया करेंगे। लेकिन खूब सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसमें 1 या 2 दिन जोश रहता है, उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। ढीले नहीं पड़ना है, जोश रखो, अपने आप को बांधे रखो, ठीक है। भयंकर तरीके से शानदार तैयारी करनी है। आज का जो कैप्सूल नंबर 4 है, एक कैप्सूल पोइट्री का और आएगा, जैसा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वो लेकिन आज नहीं, वो कल आएगा, क्योंकि एक दिन ठीक रहेगा। वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा, और उसमें बताऊँगा मैं ट्रिक। उसमें मसला वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, लगभग 3 या 4 नंबर तो यूँ ही आ जाएंगे बिना पढ़े, बस टेक्निक बता दूंगा उससे, ठीक है। तो देखो, ये अपना कैप्सूल 4 है, जिसमें अपन शॉर्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, पोइट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। छोटे वाले क्वेश्चन, शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके चल रहे हैं। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है पहला ही, जो 100% चांस है। ए पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएट्री आर्ट्स मेल्ट ट्रेनी इन अवर सोसाइटी एक्सप्लेन दिस आइडिया। जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स की जो स्टोरी है, कविता है, इसमें समाज में जो पुरुष निकुंजता है उसको चित्रित करती है। इस विचार को समझाइए, है ना। मतलब कहते हैं ना कि ये मतलब पुरुष प्रधान समाज है, उसको कैसे मतलब कर रही है। तो आप समझ गए जेनिफर टाइगर वाली मैंने शानदार स्टोरी बता भी रखी थी। एक बार आंसर देख लेते हैं, मोस्टली आंसर आपको याद है। देखो कि मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर मेल डोमिनेटेड। सब जानते हो संसार में अधिकतर समाज पुरुष प्रधान समाज है। जहाँ भी जाओ, जहाँ पुरुष की ज़्यादा चलती है, ये रियलिटी है। हालांकि गर्ल्स आजकल सब जगह हैं, लेकिन फिर भी मेल डोमिनेट वर्ल्ड है। आंट जेनिफर ए टिपिकल हाउस वाइफ हैज़ टू ओबे हर हस्बैंड ऑर्डर स्लेव्स। मतलब जो आंट जेनिफर है, आपको बताइए, वह एक गृहिणी है, लेकिन वो सामान्य गृहिणी है। उसे उसके पति के आदेशों का दास्तापूर्वक, ये जो स्लेवश्ली का मतलब है दास के गुलाम की तरह उसको रखा जाता है। वो ऑर्डर करता है, आदेश करता रहता है, कभी भी पीटता भी है। वो अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन जेनिफर आंटी के साथ में ऐसा होता है। हर हस्बैंड ट्रेनिस हर एंड हैज़ एक्सेप्टेड हर फैट मीकली, ठीक है। यानी कि उसका पति उस पर अत्याचार करता है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अत्याचार करना। और एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड हर, मतलब और चाची ने उसकी नियति को समर्पण के भाव के साथ में स्वीकार भी कर लिया है कि जैसा भी वो मेकली, फैट मेकली का मतलब जैसे भी उसकी नियति है, जैसा भी वो कर रहा है, मुझे तो इसके साथ संबंध निभाना है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। ओके, हाउएवर शी ट्राइज टू एस हर सफरिंग बाय एक्सप्रेसिंग हर सप्रेस्ड फीलिंग थ्रू द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी। हालांकि वह उसके अंतर्मन की दबी हुई भावनाओं को कशीदाकारी के कार्य के माध्यम से व्यक्त कर रही है। बिल्कुल जैसा भी अपन ने कहा था ना, एम्ब्रॉयडरी का मतलब कशीदाकारी का जो काम करिए, वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी का मतलब कशीदाकारी। जो ये टाइगर बनाती है, मतलब मन में दबी हुई फीलिंग से, बोल तो सकती नहीं है, लेकिन कशीदा निकाल कर ड्राइंग जो बनाती है टाइगर्स की, कभी उछलते हुए, जंप करते हुए, वो सब दिखा रही है। जैसा कि अपने स्टोरी पढ़ रखा है, वहाँ पर अपनी फीलिंग्स जो है थोड़ी बाहर भावनाएं निकालती है। शी विशेस टू हैव द वेरी क्वालिटीज
दैट टाइगर स्टैंड फॉर। बिल्कुल सही बात है, यानी कि वह उन गुणों को स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहती है कि जैसे अब टाइगर जो है वो एकदम आज़ाद हैं, निडर हैं, बिना भयभीत के जीता है, वैसा मैं भी जीना चाहती हूँ। शी विशेस टू बी बोल्ड, प्राउड एंड fearless जस्ट लाइक द टाइगर शी इज क्रिएटेड ऑन हर सर्टेन। ठीक है, मतलब वो ये चाहती है कि टाइगर की तरह जो बागों में है, वो चाहती है कि वह उन बागों के समान साहसी, अभिमानी, निर्भय होकर इस बनना चाहती है। जैसा उसने पर्दे के ऊपर डिज़ाइन या डायग्राम बनाए हैं वैसा वो भी बनना चाहती है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर याद आपको हो गया होगा। ठीक है, मेरे साथ के साथ अगला, वाई डू थिंक, कुछ मैंने देखो ध्यान रखना, एक बड़ा क्वेश्चन लिया है फिर वापस कुछ छोटे क्वेश्चन लिए। ये छोटे क्वेश्चन क्यों लिए कि ये हो सकता है कोई 2 क्वेश्चन मिलके आ जाए, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो मिक्स बहुत शानदार तरीके से कैप्सूल अच्छे से ले लेना इसको। वाई डू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटिंग थ्रू हर वोल इन द सेकंड स्टेंजा, वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल टू हार्ड टू पुल। मतलब जो उसके हाथ कांप रहे थे ना, तो क्या कारण है आपके विचार से दूसरे अनुच्छेद में, मतलब सेकंड स्टेंजा में जेनिफर के हाथ ऊन में कांपते हुए क्यों चल रहे हैं, उसे सुई को ऊन के बाहर खींचने में दिक्कत क्यों हो रही है, हार्ड टू पुल, मतलब जो नीडल खींचती है, सुई खींचती है, उसको परेशानी क्यों हो रही है। आंसर है आंट जेनिफर्स हैंड आर मूविंग थ्रू हर वुल, यानी कि जब जेनिफर के कांपते हुए हाथ उसकी ऊन में चल रहे हैं, देखो जेनिफर्स आंट मूविंग थ्रू मतलब हिलते हुए, कांपते हुए। शी सीम्स टू हैव ग्राउंड ओल्ड, हो सकता है कि वह अब वृद्ध हो चुकी है, ये बात भी है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हाथ हिलते हैं, वो बात भी है। बिसाइड दिस हार्ड एंड बीटर एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ लाई हैवी ऑन हर, सीधी सी बात है, उसका जो वैवाहिक जीवन है, जो मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है दुख भरी रहा है, और वो उसका जो है बड़े कड़वे अनुभव उसके जीवन पर भारी पड़ सकते हैं, उस वजह से भी वो थोड़ी कमज़ोर सी हो गई है, वो बात भी है। हैंस सी इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट टू पुल नीडल थ्रू, इसलिए वो जो ऊन में से जो धागा सुई खींच रही है तो वो थोड़ी दिक्कत उसके हो रही है। सेकंड छोटा क्वेश्चन है, तीसरा भी ठीक ठाक ही छोटा ही है। ये जो कविता है फर्स्ट चैप्टर वाली, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोइम, इस कविता के कौन कौन से सिंबल इसने यूज़ किए हैं, वही जो इसने ड्राइंग वो क्या नाम पर्दों पर बनाया वही चीज़ है। तो वो देखो, प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड टाइगर्स रिप्रेजेंट जेनिफर्स सुप्रिस्ट फीलिंग ऑफ लिबर्टी, प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, बिल्कुल सही है। कूदते कांपते गर्व से निडर होते, देखो ये ना, प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, सॉरी ये हाँ, सुप्रिस्ट फीलिंग ऑफ लिबर्टी, ठीक है। प्राउड एंड अनफेयर टाइगर्स रिप्रेजेंट जेनिफर्स, निडर घूमते बाघ जेनिफर की स्वतंत्रता, गर्व, आत्मसम्मान, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की दमित भावनाओं, दमित का मतलब दबी हुई कुछ फीलिंग्स है। देखो सुप्रीज फीलिंग का मतलब है दबी हुई, दमित भावनाएं, उनको व्यक्त करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला, वेडिंग बैंड सिंबल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है वैवाहिक फीता का मतलब है जो जब शादी होती है तो जो फीता मतलब एक तरीके से जो बंधन होता है, ठीक है, उसको वैवाहिक फीता वर्ड किया गया है, वो वैवाहिक जीवन के असाधारण बोझ का प्रतीक बन गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन हो गया है। वैसे भी लाइफ में दुविधाएं होती है, लेकिन शादी करके ये उनके लिए, आंटी के लिए एक बड़ी दिक्कत हो गई है। एंड रिंग्ड विथ ऑडियंस सिंबलाइज द एंड ऑफ इंडिविजुअल इमोशंस आफ्टर सच वेडिंग। तो इस प्रकार से द रिंग्ड विथ ऑर्डर, इस प्रकार की शादी के बाद व्यक्तिगत भावनाओं के अंत का प्रतीक बेसिकली है कि वो समझती है कि जब शादी, देखो हर किसी की लड़की की चाह होती है, पर लड़के की भी चाह होती है कि जब शादी हो एक अच्छी लाइफ हो, क्योंकि शादी करता भी कोई इंसान, क्योंकि अकेलापन जब होता है तो शादी इसलिए करता है, लेकिन जब शादी में इस हिसाब की अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, फिर भी ये आंटी कितनी वो संस्कारी कह सकते हैं कि वो हैं कि ये रिश्ता निभा रही है, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से मरे समान ये हो गई है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा सिंबल वर्ड को यूज़ किया वो आप लिख सकते हो। फिर एक नया क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का, कि व्हाट वेज द ग्रीडी गुड डूअर्स एम्प्लॉय टू हार्म द सिंपल फार्मर्स, किस प्रकार जो लालची है, ग्रीडी गुड डूअर्स हो गया, ठीक है, ग्रीडी का मतलब लालची, परोपकारी लोग किस प्रकार सीधे साधे किसानों को, सिंपल फार्मर्स को हानि पहुंचाने का काम करें, प्रयास करते हैं। अपने चैप्टर में पढ़ा था कि किसानों को लालच देते हैं कि आप यहाँ की ज़मीन बेच दो, या आप शहर चलो, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कर लेंगे, या सिनेमा मूवी खोल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इनको ललचाते हैं। तो देखो, देयर वॉज अ न्यूज़ दैट दिस हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट बट पुअर एंड डिप्राइव्ड वर टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स बाय द ग्रीडी सो कॉल्ड गुड डूअर्स ऑफ द सिटी। ऐसा समाचार था, वॉज न्यूज़ दैट, ऐसा समाचार था कि दैट ये परिश्रमी, ईमानदार किंतु गरीब व वंचित किसान, देखो दीज हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रमी, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, बट पुअर यानी गरीब,
वह वंचित, डिप्राइव्ड का मतलब हो गया वंचित है, मतलब उनको पूरे हक या अधिकार नहीं मिले हैं, वंचित है। किसान शहर के लालची तथाकथित परोपकारी, तथाकथित परोपकारी मतलब है जो अपने आप को परोपकारी कहते हैं नहीं, उनके द्वारा उनकी ज़मीनों से वंचित किए जाने वाले हैं, क्योंकि ये ज़मीनें छीन लेंगे, उनको कहेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा वो बना देंगे, शोरूम बना देंगे आपके, और कुछ भोंगड़ों के भाव उनकी ज़मीन ले लेते हैं, जैसा कि आज भी अपन देखते हैं। दे वर टू बी रीसेटल्ड नियर बिग स्टोर्स एंड थिएटर्स, ठीक है, यानी कि वो क्या कहते हैं, वे उन्हें रहने के लिए उन स्थानों पर पुनर्वासित किया जाएगा, है ना। और ये कहते हैं कि दे वर प्रोमिस्ड केयरफुल एंड कंफर्टेबल लिव ऑफ इफ दे सोल्ड आउट देयर लैंड्स टू देम। अगर आप, ये कहते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि आप, अगर आप हमें ये ज़मीन दे दोगे तो बड़ी दुकानों में सिनेमा घर निकट होंगे और उनसे चिंता मुक्त और आरामदायक ज़िंदगी का हम वादा आपसे करेंगे, ठीक है, लेकिन आप हमारा जो ज़मीन है वो हमें दे दो। The heartless beast of prey people were planning to persuade or force the farmers to accept their offers to false benefits to deprive them their lands। और ये भोले वाले किसान जो हैं, बशर्ते उन्हें वे अपनी ज़मीन बेच देते हैं, और हृदयहीन शिकारी जिनके दिल बिल्कुल भी नहीं है, पसीस्ता नहीं है कि किस हिसाब से ये मतलब किसान पसते हैं, मेहनत करते हैं, ये हृदयहीन शिकारी जानवर किसानों को राजी करके अथवा बलपूर्वक, कभी कभी तो ज़बरदस्ती भी, दादागिरी के बल पर, क्योंकि पैसा चलता है, लाभ के झूठे प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाध्य करेंगे, ठीक है, ताकि फिर क्या हो जाएगा, दे वर ऑल्सो डिस्ट्रॉय देयर एज ओल्ड लाइफ स्टाइल, ठीक है, ताकि उन्हें उनकी ज़मीनों से वंचित किया जा सके। और ये जो ठग है ये उनकी ग्रामीणों की, यानी उनकी मतलब ग्रामीणों की जो प्राचीन जीवन शैली उसको नष्ट कर देंगे। किसान का क्या काम होता है, उनकी एज ओल्ड लाइफ स्टाइल होती है ना, मतलब अपना मेहनत करना, मेहनत का खाना, लेकिन ये क्या करेंगे, एक किराया भोगी बना देंगे उनको। मैंने अपना कहा था ना, तो उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को ख़त्म कर देंगे और जो वहाँ पर अपना पूरा मुनाफा कमाएंगे, कुछ भुंगड़ों के रेट में ज़मीन खरीद लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर थोड़े छोटे क्वेश्चन लेंगे। उन लोगों की क्या विनती थी जिन्होंने सड़क के किनारे अड्डे की दुकान लगाई थी, सबको पता ना, उनको ये मन में रहती थी कोई गाड़ी आके रुके हमारा सामान खरीदे, ज़बरदस्त स्टोरी थी। तो देखो, द फोक एट द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथेटिकली टू द मोटरिस्ट टू स्टॉप एट देयर रोड साइड स्टैंड, मतलब ये लोग चाहते थे कि सड़क के किनारे अड्डे पर कोई दुकान लगाई थी, ग्राहकों से वहाँ रुकने की दयापूर्ण याचना वो कर रहे थे, कोई भी स्टॉप यहाँ पर आके रुके, ठीक है, आउटसाइड स्टैंड। दे विश देम टू बाय सम थिंग्स, मतलब ये ऐसा कुछ खरीदे, वे चाहते थे कि वहाँ से कुछ वस्तुएं, दे विश, वे चाहते थे कि कुछ बाय सम थिंग्स, मतलब कुछ उन वस्तुएं उनसे खरीदे, देम सो दैट दे कुड अर्न सम मनी, इसलिए वो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उनके पास में आएगा, तो टू मेक देयर लिव्स बेटर, तो उनकी थोड़ी ज़िंदगी या उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सुधर सकेगी, बस यही बात है, सिंपल। अगला, व्हाट डज ए थिंग ब्यूटी ऑफ फॉर अस, एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है, कोई भी एक सुंदर चीज़ होती है वो अपने लिए क्या करती है, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन, मन से लिख सकते हो ना। ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस एंट्रल जॉय, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो सुंदर वस्तु है बिल्कुल आनंद 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 कहते हैं ना, अनंत आनंद देती है, इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा हमें खुशी देती है, ठीक है। और एलिटेस और सफरिंग एंड रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट, बिल्कुल सही बात है, हमारे कष्टों का निवारण करती है तथा हमारे हृदय में उदासी जो है उसको दूर करती है। सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स, यानी कि जो हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो दिल में उदासी है वो दूर हो जाती है, और हम भी थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ ऐसा है, मतलब हम भी थोड़ा ठीक रहेंगे, ये वो रहेंगे। आप कभी देखना, ये तो खैर अलग चीज़, मैं ऐसे बताऊँ, आप कोई सुंदर चीज़ को देखते हो, इवन आप सुंदर किसी को भी देखते हो, तो आपका मन भी करता है कि मैं भी सुंदर बनूँ या फिर मैं भी कुछ फिजिकली फिट रहूँ, अपना भी मन करता है, वही वाली चीज़ है। तो ब्यूटी ऑल्सो हेल्प्स अस गिव अप आवर एविल वेस्ट, यानी कि जो हमें इसलिए जो सुंदरता है हमारी बुरी आदतों को भी त्यागने में सहायक होती है कि नहीं यार, गंदी आदतें त्यागेंगे, हमें अच्छा रहना है, अच्छा बनना है, ठीक है। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला, वाइज गार्डनर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, यानी कि जो शक्तिशाली मृत लोगों के साथ में वैभव क्यों जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, जो मृत लोग अपने पढ़ी थी स्टोरी, तो उनके साथ में वैभव का वर्ड जो क्यों जुड़ा हुआ है ये भी ध्यान रखना है, यानी माइटी डेड जो उनके साथ में जो ग्रैंडियर वर्ड जुड़ा हुआ है वो क्यों जुड़ा हुआ है। एज लाइक शहीद जो लोग हो गए उनके लिए भी आप कह सकते हो। देखो, द माइटी डेड हैड बीन पावरफुल पीपल इन द लिव्स बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड डीड्स एंड अचीवमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। अचीवमेंट्स का मतलब उनका कुछ योगदान था, कुछ उपलब्धियां थी, वे शक्तिशाली मृत लोग अपने शानदार कार्यों और उपलब्धियों, ठीक है ना, यानी ग्रैंड डीड्स, शानदार कार्य, अचीवमेंट्स का मतलब हो जाएगा उपलब्धियां, उनके लिए अपनी जिंदगियों में शक्तिशाली और प्रभावशाली रहे थे, यही कारण है। पीपल बिलीव दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिवार्डेड फॉर देयर नोबल डीड्स, इसीलिए लोगों का विश्वास है, पीपल बिलीव दैट, विश्वास है कि निर्णय के दिन यानी कयामत के दिन उन्हें उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है ना।
इसलिए हम देखा होगा जो शहीद हो जाता है, उन शहीद होने के बाद में भी किसी को वीर चक्र, किसी को महावीर चक्र, किसी को मरणोपरांत, ये सब दिया जाता है, मरने के उपरांत, मतलब क्योंकि उनके उस दिन को याद किया जाता है, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा। सो ग्रैन्यूअल इज एसोसिएटेड विद देम, इसलिए ये उनके साथ में जो वैभव का शब्द है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन बी अर्थ गिव अस, पृथ्वी हमें क्या सीख दे सकती है, बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द अर्थ टीचेज अस the inactivity and silence do not mean death, rather it enables resonation and introspection which are necessary for the continuation of a meaningful life। मैंने कहा था ना, पृथ्वी हमें क्या कहती है, देखो अर्थ क्या एकदम शांत है लेकिन बहुत कुछ कर देती है। जब अगर अर्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन अब अर्थ है क्या, शांत है। वैसे ही पृथ्वी में शिक्षा देती है कि जो निष्क्रियता व निःशब्दता का अर्थ मृत्यु नहीं। ऐसा नहीं कि आपको शब्द नहीं बोल रहे हो, नहीं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग बोलना भी है लेकिन कम बोलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मृत्यु नहीं है। इनका अर्थ मतलब साइलेंस का मतलब मृत्यु नहीं है, ये बात नहीं है, बल्कि ये नई ऊर्जा प्राप्त करने व आत्मचिंतन का अवसर देती है। आप बिल्कुल बड़बड़ बोलते रहोगे पूरे दिन भर तो क्या अपने बारे में सोच पाओगे। थोड़ा साइलेंस होकर एकदम सुनो, सोचो अपने बारे में, क्या प्लानिंग करो, तो वो उस टाइम जब रुकोगे तभी तो कुछ सोच पाओगे, वही वाली चीज़ है। ये हमें नई ऊर्जा को आत्मचिंतन के लिए कुछ अवसर देती है, जो अर्थपूर्ण जीवन के विस्तार हेतु हमारे लिए ज़रूरत आवश्यक भी है, ठीक है ना। यानी कि फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अगर आपको मीनिंगफुल लाइफ जीनी, कुछ अर्थपूर्ण लाइफ जीवन जीना है तो हमारे बारे में कुछ अपने बारे में सोचना भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना चाहिए जब हमारे बारे में कुछ सोचें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। एक बड़ा क्वेश्चन फिर से, जो कीपिंग क्वाइट है उसका सेंट्रल आइडिया बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कीपिंग क्वाइट पोइम है उसका सेंट्रल आइडिया। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे वाले, बहुत ही टॉप लेवल के सेलेक्ट क्वेश्चन किए हैं, ये याद हो जाएंगे ना तो तय है पेपर इसी में से बनेगा। द पोइम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुडा, बिल्कुल सी नेरुला सॉरी, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि पैब्लो नेरुडा द्वारा रचित यह कीपिंग क्वाइट है, ठीक है। और इज़ ऑल अबाउट द बेनिफिट्स एंड ब्लिस ऑफ साइलेंस, जो कि वैसे भी नाम पे पता चला कीपिंग क्वाइट, ठीक है, मतलब शांति के ऊपर बात चल रही है। और ब्रीफ मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस टेक अवे आवर अटेंशन फ्रॉम यूजलेस एवरीडे अफेयर्स एंड वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर इनर सेल्फ। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं कि शांति और निष्क्रियता के कुछ क्षण हमारे ध्यान को रोजमर्रा के निरर्थक विचारों से हटाते हैं तथा हम अपने अंतर में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। कहते हैं ना, मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा मतलब ध्यान किया करो, योगा किया करो, मतलब एकदम शांत मन से कुछ सोचा करो। अगर हम कुछ चुपचाप बैठेंगे, कुछ काम हम सबको छोड़ छाड़ के, तो हम अपने बारे में कुछ सोच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर इनर सेल्फ, हम हमारे कुछ खुद के लिए कुछ सोच पाएंगे, कुछ फोकस कर पाएंगे। इट गिव्स अस न्यू एनर्जी अस एंड स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज दैट हार्म आवर फेलो मैन एंड अदर्स क्रिएटर्स हु शेयर दिस प्लानेट विथ अस। बिल्कुल सही बात है। देखो कि इससे हमें नई ऊर्जा, देख लो भले यहाँ पे, यहाँ इट गिव्स अस न्यू एनर्जी, नई ऊर्जा मिलती है। वे सभी गतिविधियाँ यानी कि एंड जब रुक जाती है, कौन सा, देखो स्टॉप ऑल सच एक्टिविटीज़, जब सारी एक्टिविटीज़, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएगी, आप भी सोचो गाड़ी घोड़े यूँ चलते रहते हैं, अगर 5 मिनट रुक जाए तो कितनी शांति मिलती है, वही वाली चीज़ है। हार्म फॉर जो तो जिनसे हमारे कोई मानव बंधुओं को या धरती पर कोई हमारे साथ में रहने वाले अन्य प्राणी हैं उनको कोई हानि पहुंचती है तो वो भी अपने बारे में थोड़ा सोच पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और दीज सेव नेचर फ्रॉम इट्स माइंडलेस एक्सप्लोटेशन एंड मैन मेड पोल्यूशन एंड मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। बिल्कुल सही बात है। ये शांति और निष्क्रियता प्रकृति को भी अंधाधुंध शोषण वे मानव निर्दोष से बचाते हैं और इस संसार को रहने के लिए बहुत ही बेहतर, एक बेटर है ना, बेटर प्लेस देते हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कीपिंग क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसा कैसा आंसर लिखना है, राइटर का नाम भी लिखना है और हमें क्या शिक्षा मिलती है वो बातें सारी इसमें लिखी हुई है। ज़बरदस्त। अगला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से, ये कि अकॉर्डिंग टू द पोइट विच एक्टिविटीज़ वुड केस इफ़ वी कीप साइलेंट एंड स्टिल व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ दिस। बिल्कुल कवि के अनुसार यदि हम शांत स्थिर रहेंगे तो क्या मतलब कौन सी गतिविधियाँ रुक जाएगी, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। मैंने इसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन लिए, 100% चांस है कि एक वहाँ पर टपकेगा। आंसर देखो, द पॉइंट ऑफ द व्यू दैट इफ वी स्टॉप स्पीकिंग एंड कीप स्टिल ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विल कम टू ए हाल्ट। यानी कि कवि का विचार है कि हम निशब्द हो जाएंगे, थोड़ा स्थिर हो जाएंगे तो सभी मानवीय गतिविधियाँ रुक जाएंगी। ये बात तो सही है। अगर हम कुछ भी नहीं करें, चुपचाप बैठ जाए तो सारी एक्टिविटीज रुक जाएगी, ये बात ठीक है। इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट, और ये वो विलक्षण क्षण होगा, ठीक है, जैसा कोविड के अंदर हुआ था, एकदम सब शांत हो गया था। देखा होगा आपने क्या अलग नज़ारा था।
एज एवरी मोमेंट एंड द नॉइज ऑफ मशीनरी विल स्टॉप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रत्येक भागा दौड़ी मशीनों का शोर सब रुक जाएगा। ठीक है, जो फिशरमैन स्टॉप हंटिंग वेल्स, वो मैंने उस टाइम पढ़ा था ना कि मछुआरे जो गहरे समुद्र के अंदर वेल मछली मारना बंद कर देंगे। ठीक है ना, तो वही चीज़ है वो कि वो पूरा का पूरा अगर वो कर देंगे डीप सीज, और सॉल्ट गैदर्स विल स्टॉप टू टेंड देयर बिजनेस हैंड्स, वो दूसरे ब्रूज हैंड, वो जो नमक कलेक्ट करने वाले लोग हैं वो रुक जाएंगे अगर काम करना, तो अपने हाथों की तरफ देख पाएंगे। वो मछुआरे, उनको जो हार्म हुआ वो अपने आप को संभाल पाएंगे अगर वो थोड़े देर रुक जाएंगे। तो ये सारी बातें वही हुआ है। एंड वरिंग मैन विल अंडरस्टैंड द फॉली वॉर इंस्टेंट पीपल इन देयर न्यू क्लॉथ्स विल एंजॉय द कंपनी ऑफ देयर फेलो बीइंग्स अमिडस्ट शेडी ट्रीज और पीस एंड हैप्पीनेस विल रिज इन द वर्ल्ड। वो का वही, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो सब आराम से अगर लोग रुक जाएंगे तो सब अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, एक अच्छी हंसी खेलती जिंदगी जी पाएंगे। नेक्स्ट, What does the poet want to the children of the slums? हाँ, ये वाली वो गंदी बस्ती वाली बात है कि कभी गंदी बस्ती में रहने वाले इन बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या है उनका आइडिया है। द पोइट वांट्स these children to be removed from slums. These slums are living hell for these children. Healthy environment, human love and care and education should be provided to them. बिल्कुल सही बात है। कभी क्या चाहते हैं, द पोइट वांट्स these children, इन बच्चों को गंदी बस्तियों से बाहर निकाल जाए, रिमूव्ड फ्रॉम स्लम्स, वहाँ से, देखो कितनी ईजी लैंग्वेज है, वहाँ से निकालना चाहते हैं। These slums are living hell for the children. ये गंदी बस्तियाँ इन बच्चों के लिए जीवित नरक है। क्या लिखा हुआ है? These slums are living hell. living hell का मतलब जीवित नरक है। ठीक है, और healthy environment यानी कि स्वस्थ वातावरण, ह्यूमन लव मानवीय प्यार, एंड केयर यानी देखभाल, एजुकेशन शिक्षा, ये प्रदान करने की बात कर रहे हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज, आराम से याद हो गया होगा। नेक्स्ट, what do you think is the color faded sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? आपके विचार में जो कुरूप अप्रिय क्रीम का जो रंग क्या है, आपके विचार में कवि ने कक्षा की दीवारों का वर्णन करने के लिए इस अभिव्यक्ति का उपयोग क्यों किया है? बताया था ना सोरो क्रीम वाली बात मैंने आपको पढ़ाई चैप्टर में। तो द कलर ऑफ सोरो क्रीम इज ऑफ वाइट। जो अप्रिय जो कुरूप है क्रीम का रंग है वो अप्रिय है, अच्छा नहीं लग रहा है, धूमिल सफ़ेद है। ठीक है, और द पोइट हैज़ यूज दिस expression to describe pitiable condition of this classroom of these slum children। तो जो कवि हैं वो देख लो, आप समझ गए होंगे कि जो कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की कक्षा की दयनीय स्थिति देख के, देख लो बोले द पोइट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन, मतलब बहुत दयनीय स्थिति ऑफ द क्लासरूम ऑफ द स्लम्स, जो गंदी बस्ती में उनके जो बच्चे रह रहे हैं उनका वर्णन किया है। और इंडिकेट्स द होल अनप्लीजेंट एनवायरमेंट ऑफ स्लम्स। बिल्कुल सही बात है, झुग्गी झोंपड़ी में संपूर्ण एकदम अप्रिय सा वातावरण है उसको इंगित करती है। बहुत ही गंदा गंदा सा कलर है। ठीक है, एकदम कहते हैं ना जब कोई जो अपने कोई गंदी दीवार हो जाती है ना, कभी कभी देखा होगा स्कूल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, तो वैसा कलर जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि गंदगी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। अगला, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, यानी कि माँ की तुलना गुजरती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? तो देखो आंसर बहुत ईजी है। छोटे क्वेश्चन में जानबूझ के लिए हो सकता है कोई 2 क्वेश्चन मिल के आ जाए, या फिर इतना तो पढ़ लेना कि इनके बारे में कुछ आप लिख पाओ, इसलिए कैप्सूल ये बहुत असरकारी है, बहुत असरदार है। द लेट विंटर्स मून अपीयर्स डल एंड शॉर्टेड, यानी कि जो गुजरती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा आपको पता है ना मंद और धुंधला सा हो जाता है। ये याद है ना वो अपनी जो मम्मी की अपनी माँ के लिए जो कर रही है वो उसी के बारे में है। तो इट लॉस इट्स ब्राइटनेस, यानी कि वो अपनी जो है ब्राइटनेस जो है वो बादलों में जो अपना चमक है वो खो देती है। ब्राइटनेस का मतलब चमक खो देती है, वो अपनी चमक खो देती है, यानी कि ही लॉसेस इट्स ब्राइटनेस, अपनी चमक खो देती है। सो द पोइट कंपेयर्स हर एज मदर्स पैल एंड आस्ट लाइक विथ हर फेस द लेट विंटर्स मून। इसीलिए जो कवियत्री है वो अपनी वृद्ध माँ को, बूढ़ी माँ को पीले व राख समान जो अपने चैप्टर पढ़ा था उस मुरझाए हुए चेहरे की तुलना गुजरती शरद ऋतु की चंद्रमा से करती है। सिंपल है, आ सकता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, ये कि गिव अ ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट एज थॉटफुल एंड केयरिंग डॉटर। ये देखा होगा आपने, एक संवेदनशील व चिंता करने वाली पुत्री के रूप में कवियत्री का संक्षेप में चरित्र चित्रण कीजिए। किस हिसाब से ये कवियत्री जो है, हालांकि हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर इनके बारे में ऊपर लिखना है। द पोइटिस कम्स अक्रॉस एज एन अफेक्शनेट caring and devout daughter who is an guest by her mother's deterring condition with advancing age। कवियत्री एक स्नेहशील है, चिंता करने वाली है और समर्पित पुत्री के रूप में दिखती है, जो अपनी माँ की बढ़ती हुई एज जो है, एडवांस एज विथ मदर की जो बढ़ती हुई एज है, उस आयु के साथ में बिगड़ती हुई दशा, ठीक है ना, डिटरेटिंग कंडीशन, बिगड़ती हुई दशा से व्यतीत है, चिंतित है, बहुत ज़्यादा व्यतीत है वो। ओके, फिर नेक्स्ट है
हर पैल आशन फेस एंड हर वीकिंग स्ट्रेट वरीज हर एंड शी अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर। उसका पीला कांतिहीन चेहरा, उसकी कमज़ोर होती काया चिंतित कर रही है। और फिर देखो, शी वॉन्ट्स टू मदर टू बी ऑलवेज बाय हर साइड। उसे ये पता है उन्हें खो देना, मतलब खो देने से डरती है। वह अपनी माँ को सदैव अपने साथ चाहती है। हर कोई चाहता है कि माँ हमेशा उनके साथ में रहे, वैसा ही आंसर है। बट शी रियलाइज दैट शी वुड नॉट लिव लॉन्ग। लेकिन उन्हें पता है, जब माँ की हालत देखी तो उनको ये पता लग गया था कि माँ अब ज़्यादा दिन की नहीं है। टू पुट अप ए ब्रेव अपीयरेंस, इसलिए क्या, किंतु वे जानती हैं कि माँ, ये तो हो गया अपना साहस दिखाने के लिए वे हवाई अड्डे पर, देखो टू पुट अप ए ब्रेव अपीयरेंस मतलब साहस, ब्रेव का मतलब साहस, अपीयरेंस दिखाना, दिखाने के लिए पोइट स्माइल्स एट हर मदर एट शी लीव्स हर एट द एयरपोर्ट एंड प्रोमिसेस टू मीट हर अगेन। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। आंखों के सामने अपनी माँ की कंडीशन देख रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दुबली पतली है, आँख के अंदर धसी हुई, चेहरा पीला पड़ गया है। और एयरपोर्ट पर जब माँ को छोड़ के जाती है तो बड़ी हिम्मत के साथ में माँ से स्माइल करती है, जबकि स्माइल उस टाइम आती नहीं है, हमको भी नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती। लेकिन ये यहाँ पर ब्रेव, एक तरीके से कह सकते हैं अपन, अपीयरेंस है उनका, एक हिम्मत वाली बात है कि अपनी माँ से स्माइल करती है और वापस मिलने, अगेन कि मिलने आऊँगी, वो ये कह के एयरपोर्ट पे जाती है। तो ये उनकी भी, ये भी कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर है उनका, वो अपन ने बताया। तो ये मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। आई थिंक मैंने हिंदी जानबूझ के साथ में रखी ताकि पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए और हाथों हाथ याद भी हो जाए। तो ये था आपके पोइट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का कैप्सूल। अब आपके एक कैप्सूल और आएगा जिसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि 6 नंबर में से 3-4 नंबर तो यूँ बिना पढ़े कैसे हासिल करें, वो आपको मिलेगा कल। लेकिन आज इसको, आज का आज, अभी का भी आपको याद इसको करना है, ठीक है। और शाम को आपको लाइव टेस्ट देना ही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है ना।